हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है इसका आंसर और सोल्यूशन आप देखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है पार्लियामेंट के बारे में तो आप जो है इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हिंदी में बता देते हैं कि अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट ने जॉइंट सीटिंग के लिए रेफ़र किया है, मतलब दोनों हाउसेज जो है वो मिलकर उस पर वोटिंग करेंगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है सर्टेन डेडलॉक की वजह से जो है जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट को रेफ़र करना पड़ता है। तो अगर जॉइंट सीटिंग के लिए रेफ़र किया गया है और दोनों हाउस साथ में बैठती हैं जॉइंट सीटिंग में, तो उस केस में जो बिल पास होगा वो किस मेजॉरिटी से होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी जो कि लोग वहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो जो है उसका उनका सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा। दूसरा क्या है, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सी क्या है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज एंड डी इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है इसका। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आपको पता है जॉइंट सीटिंग क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। अब ये डेडलॉक क्या होता है, आपको पता है किसी बिल पे अगर दोनों हाउसेज में रजामंदी नहीं हो तो उस केस में क्या होता है, एक डेडलॉक ऑकर हो जाता है। अब डेडलॉक जो होता है तो उसको सुलझाने का क्या तरीका है, तो उसको एक जो है जॉइंट सीटिंग किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जहाँ पर जो है फिर इस बिल को जो है फिर से वोटिंग पे दिया जाएगा और वहाँ पर वो जो है पास या जो भी होगा वो हाउस डिसाइड करेगी दोनों मिलके। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आर्टिकल 108 इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो दिया हुआ है आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो उनको जॉइंट सीटिंग के लिए रेफर नहीं किया जा सकता। यानी आपको मनी बिल जो है आपको पता है दैट इज मेजरली पास्ड इन लोकसभा। ठीक है, और जो है राज्यसभा में एक फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम है, उतने टाइम में उनको पास करना रहता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये भी क्या है, इट हैज़ टू बी पास्ड इंडिविजुअली बाय बोथ दी हाउसेज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया तो वो जो है फिर जॉइंट सीटिंग करके उसको पास करा लिया जाए। यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि दोनों हाउसेज को अप्रूव करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, ठीक है, आपको बताना है राइट टू वोट, ठीक है, एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, बी नेचुरल राइट, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड डी लीगल राइट। ये बहुत ही कंटेंशियस क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है एज पर यूपीएससी जो क्वेश्चन जो ऑप्शन सही होगा वही हम लोग भी सही मानेंगे। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, बहुत लोग इसको लीगल राइट भी बोले थे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जो है वो मेंशन्ड है। लेकिन ये जो है यूपीएससी के अनुसार जो है आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जो आर्टिकल 326 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है कि जो अबव 18 एज के हैं उनका जो है नाम वो इलेक्टोरल रोल्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो रोपा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है रिगार्डिंग टू इलेक्शंस, उसमें क्या दिया हुआ है कि दैट एवरी पर्सन हु इज इन द इलेक्टोरल रोल, जिसका भी नाम इलेक्टोरल रोल में होगा ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी इंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है लेकिन इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आपके रोपा यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि एक स्टैच्यूट है। ठीक है, एक लॉ है। तो बहुत लोग जो है इसको लीगल राइट भी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि यूपीएससी ने माना है इसको कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आपको भी अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि राइट टू वोट क्या है तो दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्ड द रेड सी। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ जो है ये अगेन आपका जो है आप बोल सकते हैं अगर इंटरनेशनल रिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है या फिर आपको वर्ल्ड में मैपिंग कंट्रीज़ का जो है खास करके स्ट्रैटेजिक कंट्रीज़ जो होते हैं उनका पोजीशन पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी।
ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से कंट्री जो है वो रेड सी के बॉर्डर पे आते हैं? पहला है आपका सूडान, दूसरा है इथियोपिया और सी है एरिट्रिया, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो है वो रेड सी को बॉर्डर करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 1 और 3। तो अगर आपको पता है इथियोपिया जो है इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो ये जो है आप इजीली मार्क कर सकते थे, क्योंकि अगर आप 2 नहीं होगा तो 2 से सारा बाकी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन बचेगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, बी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ठीक है। ये जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। तो हम लोग सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, फर्स्ट है क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रेनाउंस प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको याद करने का क्या तरीका है? आप सिर्फ और सिर्फ समझिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वैसे चीज़ दिए हुए हैं जो कि एक सिटीज़न को करना चाहिए, ठीक है, और उसके कैपेसिटी में हो। अब जो काम जो है एक सिटीज़न के कैपेसिटी में नहीं होगा तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट को करने के लिए जो है वो कहाँ पर फिर जो गवर्नमेंट को जो डायरेक्टिव्स दिया जाता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको पता है डीपीएसपी में आता है। तो जो गवर्नमेंट को करना है दैट इज गिवन इन डीपीएसपी, लेकिन जो सिटीजन्स को करना है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया हुआ है। अब इसमें सारे चीज़ अगर आप देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले कि आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अवॉइड करना है, तो डेफिनेटली ये सिटीजन को करना पड़ेगा। अब चेरिश करना है हमें, क्योंकि जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें जो भी आइडियाज़ उससे निकल के आए थे उसे हमें जो है इंस्पायर्ड होना है और उसे हमें चेरिश करना है। उसके बाद अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और रेंडर करना है नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर जो है हमें नेशन बुलाती है तो हमें जाना पड़ेगा टू नेशनल सर्विस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू प्रमोट हार्मनी। अब जो आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या है? अमंग दी ब्रदरहुड, आपको एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है वो अपने आसपास जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो है प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू दी डिग्निटी ऑफ वुमेन, उसको जो है रिनाउंस करना पड़ेगा, जैसे सती प्रथा था, ठीक है, या फिर चाइल्ड मैरिज था। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को एज अ सिटीजन जो है वो रोकना है और इस तरह की चीज़ों को जो है रिनाउंस करना है, ठीक है। जो जो सिटीजन के कैपेसिटी में है वो सारे चीज़ जो है हम लोग के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। promote and improve the national environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट का जो बात है, अगर आपको डीपीएसपी पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर भी जो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात होती है। याद ध्यान रखिए, दोनों जगह फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी दोनों जगह आपका जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है आपको पता है कुछ क्लॉजेज हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर एग्जाम में आए तो यहाँ पर सिटीजन का भी ये एक तरह से ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। और डीपीएसपी में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक क्लॉज है कि गवर्नमेंट को भी प्रोड्यूस करना है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट को भी जो है प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे इन्वायरमेंट को और उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऑब्वियसली अगर आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है तो ये आप एक इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, ठीक है। हम एक सिटीजन है तो हमें ही ये करना पड़ेगा, ये हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। तो जो हमारे कैपेसिटी में है और जो कंट्री को बेनिफिशियल होगा वो हमारा जो है वो केस में आता है फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, मतलब अगर आपको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी अगर आपके सामने आता है तो आप उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको जो है, ठीक है, और वायलेंस को जो है आपको रोकना है और आपको उस पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, ठीक है। उसके बाद टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट
द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू दी हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। अगेन देखिए ये जो बातें बोली हुई हैं ये एज अ पर्सनल लेवल आपको अचीव करना है। जैसे अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करते हैं कंट्री के लिए, तो जैसे आप स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, ओलंपिक्स में अच्छा करते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है क्या कर रहे हैं, आप अपने कंट्री के ग्लोरी में ऐड कर रहे हैं। और ये जो है दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, हु इज अ पेरेंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अगेन चीज आता है, हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पर देखिए क्या है, 6 to 14 ईयर्स आपको पता है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जिसकी बात होती है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। अब आपको पता है जो फंडामेंटल राइट में है उसमें आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन, उसमें गवर्नमेंट जो है वो गारंटी करती है 8 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फ्री, आपको जो है पता है फ्री एजुकेशन होता है जिसमें 8 ईयर्स जो है वो गवर्नमेंट को देना है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एज अ अगर आप पेरेंट या गार्जियन बनते हैं तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्या बनता है कि आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें फॉर योर चिल्ड्रन टू गो। ठीक है, तो इस केस में जो है आपको क्या है, दिस इज अ आपका फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि ये आपको करना है। अगर हम लोग ये तो होगी फंडामेंटल राइट की बात की, जहाँ पर गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो है आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 6 to 14 यानी 8 ईयर्स का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बच्चों को देना है। ठीक है, लेकिन एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि बच्चे जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो डीपीएसपी में भी मैंशनड है। डीपीएसपी में क्या मैंशनड है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो डीपीएसपी में क्या लिखा गया है। तो ये सब चीज़ आपको अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज दिस इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज और इन डीपीएसपी और इन फंडामेंटल राइट, तो ये तीनों चीज़ को अगर आप ढंग से एक बार समझ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है जो एज अ सिटीजन हम लोग को करना है टूवर्ड्स जो हमारा ड्यूटी है टूवर्ड्स द कंट्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बी है एंटी करप्शन कमीशन, सी है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्पेक्टर जनरल और डी है इकोनॉमिक क्राइम ऑफिस ECO। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए CPI बोलते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो अभी लेटेस्ट है, अभी 2022 का नहीं आया है। ठीक है, आएगा तो उसमें हम कवर करेंगे, लेकिन 2021 का जो रिलीज हुआ था ये किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ओवरऑल CPI जो शो किया था, कंट्रोल ऑफ करप्शन हैज स्टैग्नेटेड और वर्सेंड इन 86% ऑफ द कंट्रीज ओवर द लास्ट डेकेड। इट, और ये इसमें इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इसमें इट रिलाइज ऑन 30 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्सेज एंड यूजेज अ स्केल ऑफ 0 to 100। ठीक है, 0 जो है वो हाईली करप्ट है। अगर किसी कंट्री को स्कोर दिया जाता है, मतलब जितना आपका स्कोर कम रहेगा आप उतना ज़्यादा करप्ट होंगे, जितना अगर आप 100 के जितना भी नज़दीक जाएंगे तो आप जो है आप एक क्लीनर, आपको बोला जाएगा यू आर अ क्लीनर कंट्री, और वहाँ पर करप्शन काफ़ी कम होगा। ठीक है, टॉप कंट्रीज कौन है, ऑब्वियसली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में भी जो है काफ़ी जो है वहाँ पे करप्शन काफ़ी कम है। ठीक है, इंडिया का रैंक देखें तो इंडिया रैंक्ड 85 अमंग 180 कंट्रीज इन दी करंट इंडेक्स। ठीक है, और 86 जो है वो 2020 में था और 80 इन जो था वो 2019 में। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है गेव इंडिया अ CPI स्कोर ऑफ 40, तो इंडिया का स्कोर जो था वो करीबन 40 था। तो ये सब थोड़ी इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल, इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में क्या है, इट इज़ अ नॉन NGO है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1993, बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। और ये जो है ये क्या करती है, टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन विद सिविल सोसाइटल एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज अराइजिंग फ्रॉम करप्शन। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, क्या है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो CPI हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन से जिससे आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।